आपको ऑन हो तो? जी सर, हो गई है, थैंक यू अच्छा, सर। बस ठीक है। मैं दोबारा इसको क्विकली रिकैप कर देता हूँ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी कैरियर एंड OFDM। मल्टी कैरियर में ये है कि हम अभी तक जो ट्रांसमिशन कर रहे थे वो सिंगल कैरियर थी। जैसे मेरे पास कोई U(t) जैसे मैं लिखता था U(t), तो मेरे पास कोई बेसबैंड सिग्नल होता था और मैं उसको cos 2πfct, एक सिंगल कैरियर, एक एक कैरियर फ्रिक्वेंसी के उसको उस पे मैं मॉड्यूलेट कर देता था। अब एक की बजाय मल्टी कैरियर होंगे, एक से ज्यादा कैरियर्स होंगे, और वो कैरियर जो हैं वो फ्रिक्वेंसी डिवीजन, फ्रिक्वेंसी एक्सिस पे डिवाइड, फ्रिक्वेंसी एक्सिस को डिवाइड करूंगा अमंग मल्टीपल यूजर्स, और वो सारे ऑर्थोगोनल होंगे। तो बेसिकली इससे ISI जो है वो मिटिगेट होती है। उसको भी देखते हैं कैसे होगी। तो ये अगर मेरे पास एक सिंगल चैनल है जिसकी बैंडविड्थ 0 से W तक थी, तो हम इसको इस पूरी बैंडविड्थ को मैं डिवाइड कर दूंगा अमंग के इक्वली इक्वल विड्थ के सब चैनल्स के अंदर। तो जो के मेरे पास आएगा, तो अगर के पे डिवाइड करूं W को, तो ये मेरे पास डेल्टा F आ जाएगा, या W को डिवाइड करूं डेल्टा F पे, तो ये मेरे पास के आ जाएगा। एक सब चैनल की विड्थ और ओवरऑल विड्थ दोनों की जो डिवीजन है वो नंबर ऑफ सब चैनल्स आ जाएगी, कैपिटल के। तो अब जो के, अब हर सब चैनल के जो है, हर सब चैनल जो है उसकी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है ये FK है। ये फॉर एग्जांपल ये F0 है, ये F1 है, F2, F3, F4। तो kth ये इस बैंड की सेंटर फ्रीक्वेंसी वो FK है। और FK फ्रीक्वेंसी का जो कॉज है, FK फ्रीक्वेंसी का जो कॉज है वो kth सब चैनल है। अब इसके kth चैनल और jth चैनल, दे आर ऑर्थोगोनल। अगर दोनों की ड्यूरेशन 0 से T तक एग्जिस्ट करते हैं, आप 0 से T पे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। कब 0 आएगी? if FK and FJ, their separation is integer multiple of 1/T, whatever T is their duration, उस T का इनवर्स 1/T और उसका इंटीजर मल्टीपल। तो इसका मतलब है कि दो कंजेक्टिव जो सब चैनल्स हैं, ये वाला और ये वाला, कोई से दो कंजेक्टिव सब चैनल्स हैं, उनकी उनकी जो फ्रीक्वेंसी का आपस में डिफरेंस है वो 1/T होगा, और इसका और तीसरे का वो 2/T होगा, इसका और चौथे का वो 3/T होगा, एंड सो ऑन। तो इंटीजर मल्टीपल, एज फॉर एज द डिफरेंस बिटवीन kth एंड jth फ्रीक्वेंसी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1/T, तो ये दोनों kth और jth कैरियर ये ऑर्थोगोनल होंगे। और इस ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से वो टाइम के अंदर तो ओवरलैप कर रहे हैं। 0 से T तक टाइम है, 0 से कैपिटल T तक, और ये एक फ्रीक्वेंसी का कॉज है, सॉरी ये इसी तरह का बन रहा है मेरे से, और एक ये दूसरी फ्रीक्वेंसी का कॉज है। ये टाइम पे ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। लेकिन ये जब इनकी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट से 0 से T तक इंटीग्रेट करेंगे, तो आंसर 0 आएगा इफ the separation between their frequencies is integer multiple of 1/T. तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन एक्सिस FDM में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, we divide the available frequency among different users, user 1 2 3 4, और दरमियान में गार्ड बैंड रख देते हैं। गार्ड बैंड इसलिए रखते हैं कि अगर मैं आइडियल बैंड पास फिल्टर है तो वो ऐसे इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसके लिए तो गार्ड बैंड की नहीं जरूरत। आगे साथ ही अगला चैनल साथ ही शुरू हो जाए, मैं एक और आइडियल फिल्टर से उसको कर लूंगा। लेकिन चूंकि फिल्टर आइडियल नहीं होता, तो फिल्टर को, प्रैक्टिकल फिल्टर इस तरह के होते हैं, DSP में हम देख चुके हैं, तो हम ये दरमियान में हमें गार्ड बैंड रखना पड़ता है। तो दिस इज सिंपल हो FDM। ऑर्थोगोनल FDM के अंदर क्या है? ऑर्थोगोनल FDM के अंदर सारे चैनल्स वो ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से अगर वो ओवरलैप भी करते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने देखा कि ओवरलैपिंग के बावजूद, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल हैं, तो उस ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड और दे कैन बी सेपरेटेड। तो अब
इस ओवरलैपिंग की वजह से मेरे पास बैंडविड्थ सेव हो जाएगी। तो मैं कम बैंडविड्थ के अंदर यहाँ पे अगर 6 चैनल्स को मुझे इतनी बैंडविड्थ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, अब वो उससे ऑलमोस्ट हाफ के अंदर मैं उतने ही 6 चैनल्स को ट्रांसमिट कर लूँगा। और ये जो OFDM है ये DSL मॉडेम्स के अंदर और WLAN स्टैंडर्ड्स के अंदर यूज होती है। ओके, देन कम्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ OFDM सिस्टम्स। सब अभी देखा हमने, सब कैरियर्स हैं, kth फ्रिक्वेंसी का सब कैरियर है और टोटल k सब कैरियर्स हैं और फ्रिक्वेंसीज हैं जो दे आर दो कंसेक्टिव k+1 और kth जो दे आर सेपरेटेड बाय 1/t। तो जो and t is the symbol duration। अच्छा, अब होगा क्या? The symbol rate 1/t is reduced by a factor of k। जब आपने अपने चैनल को अब जो सिंबल रेट है, जब आप पहले क्या कर रहे थे कि पहले आप पूरा एक ही सिंगल चैनल के ऊपर 1/t सिंबल्स पर सेकंड भेज रहे थे। तो अब आपने क्या किया कि अब आपने उस चैनल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। तो के अब एक जो चैनल की विड्थ है वो W/K रह गई है। डेल्टा F इज इक्वल टू W/K। तो अब जो इसको आप और डेल्टा F को अभी आपने रखा है 1/T। तो जब आप इसको 1/T रखेंगे तो आपकी जो सिंबल की ड्यूरेशन है, अगर सिंगल कैरियर के अंदर TS थी तो अब वो K टाइम्स हो जाएगी। आपका जो सिंबल की ड्यूरेशन है, जितने आपके सब चैनल्स हैं, क्योंकि डेटा रेट आपका सेम रहना, डेटा रेट आपका सेम रहना, जितना डेटा रेट था 1/T, आपका 1/T डेटा रेट था सिंगल चैनल के ऊपर। तो अब आपने ओवरऑल एक एक चैनल के ऊपर K/TS रह जाएगा। K/T पहले 1/T था, तो अब 1/K टाइम्स, तो आपकी जो ड्यूरेशन है एक सिंबल की ड्यूरेशन, वो सिंगल कैरियर पे जो सिंबल की ड्यूरेशन थी उसका K टाइम्स हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ से मैं निकालूं 1/T, तो 1/T मेरे पास आ जाएगा 1/K इंटू 1/TS। तो जो पहले सिंबल रेट था 1/TS, उसका 1/K टाइम्स हो जाएगा एक सब चैनल पे। तो इस तरह के चूंकि K सब चैनल्स है तो K से तो वो 1/T और 1 ओवरऑल जो सिंबल रेट है वो ही रहेगा। सो द एडवांटेज इज कि आपके पास जो सिंबल ड्यूरेशन है वो K टाइम्स बढ़ गई है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आपकी सिंबल, अगर ये सिंबल की ड्यूरेशन है और ये चैनल का इंपल्स रिस्पांस है, तो जब दोनों कन्वॉल्व होंगे तो वो ड्यूरेशन ऐड हो जाएगी। तो अगर सिंबल की ड्यूरेशन ज्यादा है और जो चैनल उसके अंदर कन्वॉल्व सिग्नल के अंदर, तो अब ISI कम से कम होती चली जाएगी। तो आप T को इंक्रीज करते जाएं तो ISI कम होती चली जाएगी। तो अक्रॉस एवरी सब चैनल तो ISI निग्लिजिबल हो जाएगी फॉर ए लार्ज वैल्यू ऑफ K। आप K की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, K की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सिंबल ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, सिंबल ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी तो ISI कम होती चली जाएगी। thus the ISI can be made arbitrarily small। ये फायदा है OFDM का कि OFDM के अंदर हम मल्टीपल कैरियर, इसको MCM भी बोलते हैं, मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन। तो मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का फायदा ये है कि ISI डिक्रीज हो जाती है। और अगर आपके पास ओवरऑल आप एक ही ब्रॉडबैंड चैनल यूज कर रहे हैं, यहाँ से लेके एक ही चैनल है, कैरियर है, और ये आपका CF है, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है। तो अब क्या होगा कि अब देखें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रिस्पांस बहुत कम है, दोनों ने चूंकि मल्टीप्लाई होना है, तो आपका ये कैरियर करप्ट हो जाएगा। इन कंट्रास्ट अगर आपके छोटे छोटे सब कैरियर्स हैं,
तो जब चैनल जहाँ पे चैनल में डिप आएगा, ये सी ऑफ एफ है चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो सिर्फ वो वाले सब कैरियर इफेक्ट होंगे। बाकी जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तो जहाँ पे चैनल का गेन हाई वैल्यूज हैं, तो वहाँ पे एसएनआर हाई रहेगी रिसीव्ड सिग्नल की, और जहाँ पे इस सब कैरियर पे जो डेटा इस सब कैरियर पे वो नहीं करप्ट होगा। और जहाँ पे डिप आएगा चैनल में, तो सिर्फ वो वाले सिर्फ वो वाले सब कैरियर वो इफेक्ट होंगे। तो OFDM से ये एडवांटेज भी होगा। ओके, अब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में एज्यूम के हम जो है वो एमरी कैम यूज कर रहे हैं। तो एमरी कैम में ऑलरेडी जो kth मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो आई कैरियर और क्यू कैरियर, और आई कैरियर पे जो डेटा है और क्यू कैरियर, ये ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी कैम सिंबल है उसके एक्स एक्सिस और उसके जो वाई एक्सिस का जो है वो आ जाएंगे। और इसको अगर मैं लिख लूँ इस फॉर्म में कि ये केएथ सिंबल था, केएथ कॉन्स्टलेशन पॉइंट था, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए के उसका रेडियस है और थीटा के उसका एंगल है। तो ये केएथ सिंबल और अगर इसको मैं दो पार्ट्स में, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो वो ये दो आ जाएंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट में भी लिख सकता हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में। तो इसको और इसका ई रेज़ टू द पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो कॉस, तो ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है तो ये इसके इक्विवेलेंट है। तो रियल ऑफ एक्स ऑफ के दो पार्ट हैं, ए कॉस सी और ए के सी ए के एस। तो जो ए के सी है वो कॉस से मल्टीप्लाई होगा और उसका रियल तो वो ये आ जाएगा, और दूसरा इसका जे ए के एस है और जे साइन, वो जे और जे दोबारा रियल हो जाएगा, तो ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। तो मेरा जो kth मॉड्यूलेटेड कैरियर है फॉर द एमरी कैम, इट कैन बी रिटन एज रियल ऑफ 2/√ऑफ x ऑफ k e raised power j2 pi f k t। तो ये kth कैरियर है, एक्सपोनेंशियल कैरियर, और ये kth कैम सिंबल है। ओके, अगर अब आप इस kth कैम सिंबल को जो ऑलरेडी हम चैप्टर 8 में भी देख चुके हैं, वहां पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी, अब उसको पोलर फॉर्म में बस लिख लिया। अच्छा, इसको अगर अब आप कंपेयर करें IDFT के साथ, चैप्टर 7 था DSP में, चैप्टर 7 DSP का जो था एक्स ऑफ एन टाइम डोमेन की सीक्वेंस है, तो उसका अगर DFT लेना है तो kth फ्रिक्वेंसी पे उसकी वैल्यू आएगी इस तरह, और अगर DFT है तो वापस टाइम डोमेन का सिग्नल लेना है तो इस तरह आएगी। अब इस इक्वेशन को जरा आपस में कंपेयर करो। तो ये क्या था, ये 2 पाई ओवर एन, ये 2 पाई ओवर एन ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी थी, और के, तो ये ओमेगा सब के, ये kth हार्मोनिक था के इसके साथ, और ये एन, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है kth हार्मोनिक 2 पाई f k, ये हो गया kth हार्मोनिक, और वहाँ एन डिस्क्रीट टाइम में था और ये टाइम। तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम डोमेन का सिग्नल है, ये जो टाइम डोमेन का सिग्नल है, दिस इज एक्चुअली IDFT ऑफ दिस कैम सिंबल। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो OFDM में टाइम डोमेन का सिग्नल है, दैट इज द IDFT ऑफ द कैम सिंबल। जब हम उसको डिस्क्रीट टाइम में ले जाएंगे, t को n बना देंगे, फिर एक सिंपल एग्जांपल है 11:1 को एक्सप्लेन करें। लेट द सिग्नल पॉइंट सिलेक्टेड फ्रॉम द 8 कैम इज दिस, ये 8 कैम है, और इसमें से जो कॉन्स्टलेशन पॉइंट उठाया रियल एक्सिस पे 3 है,
रियल एक्सिस पे 3 है और इमेजिनरी एक्सिस पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट उठाया मैंने। तो इस पॉइंट के इसको मैं एक्स के की फॉर्म में लिख लूंगा, ए के ई रेज़ टू द पावर जे थीटा के। इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ए के आ जाएगा, और एक इसकी एंगल है। तो मैटलैब में एब्सोल्यूट और एंगल की कमांड से ये दो नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जब दो नंबर्स आएंगे, एक्स के की वैल्यू मेरे पास आ गई पोलर फॉर्म में, और एफ के उसने मुझे कहा जी 6 सब चैनल पे, और 6 सब चैनल मुझे पता है उसकी फ्रिक्वेंसी n/t है, 6/t, और जो सिंबल की ड्यूरेशन है जो वो 50 सेकंड है। अब उसने मुझे सारे पैरामीटर्स दे दिए हैं, तो मैंने इस सिग्नल को प्लॉट करना है। रियल ऑफ टी भी मुझे पता है, एक्स के मुझे दे दिया उसने, और एफ के भी दे दिया। तो सिंपल मैं इस चैनल को ये इसका प्लॉट आ जाएगा। ये वाला नंबर हाइट कहाँ से आएगी? ये हाइट आएगी ये वाली 2/50, 1/25 स्क्वायर रूट इंटू ये एब्सोल्यूट वैल्यू ए के, ये उसका हाइट आ जाएगी, और जो थीटा के है, थीटा के उसका फेज आ जाएगा। तो मैटलैब में सिंपली आपने ए के, ये जो कॉन्स्टलेशन पॉइंट था सीपी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की, वो ए के आ गई, उसके एंगल फाइंड किया, वो थीटा के आ गया। तो अब उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, 2/t स्क्वायर रूट इंटू एक्स ऑफ के गिवन है आपको पोलर फॉर्म में, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में। तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ए के है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, ये मल्टीप्लाई होंगी, और इसका फेज थीटा के है और इसका फेज 0 है, वो फेज ऐड हो जाएगा, तो ये प्लॉट बन जाएगा आपके पास। ओके, अब जैसे मैंने अभी आपको ये वाली फिगर से बताया कि यहाँ पे ये चैनल है, ये चैनल है, और चैनल कहीं पे स्ट्रांग होता है, कहीं पे बहुत वीक हो जाता है। वायर और फिक्स चैनल नहीं है, चैनल में बड़ी वेरिएशंस आ रही हैं। वायरलेस चैनल है, लेट्स सपोज मोबाइल यूजर बड़ी तेजी से वेव मूव कर रहा है, या कोई और चीज। तो अब क्या होगा? तो अब अगर इन कंट्रास्ट मैंने अपने चैनल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अब इसको मैं फ्लैट कंसीडर कर सकता हूँ, ये फ्लैट। तो इतने छोटे चैनल के अगेंस्ट, इतने छोटे चैनल के अगेंस्ट जो सी एफ का पार्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसी तरह इसके अगेंस्ट सी एफ का पार्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो हर चैनल के अगेंस्ट जो सी एफ का पार्ट है, लेट्स सपोज इसके अगेंस्ट जो सी एफ का पार्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो मैं इनको फ्लैट चैनल का मतलब है, अभी हम कि वो फ्लैट चैनल का अभी मैंने बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड रिस्पांस फ्लैट हो और फेज लीनियर हो तो वो डिस्टॉर्शन लेस होता है। तो फ्लैट चैनल मल्टी कैरियर की वजह से चैनल का जो रिस्पांस है वो फ्लैट हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी एडवांटेजियस थिंग। अच्छा, अब सी एफ के के फ्रिक्वेंसी का जो चैनल है उसकी मैग्नीट्यूड सी के और उसका फेज फाई के। अब रिसीव्ड जो सिग्नल है, जब इस चैनल में से ये वाला यू ऑफ टी जब चैनल में से गुजरेगा, तो चैनल का इफेक्ट इसके अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी के एक्स के साथ सी के अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर सी के अंदर उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका फेज भी है। तो अब जो रिसीव्ड सिग्नल है, रिसीव्ड सिग्नल के अंदर मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इंफॉर्मेशन है, रिसीव्ड सिग्नल के अंदर ट्रांसमिटेड सिग्नल जो कैम की मॉड्यूलेटेड, और किस चैनल पे उसको भेजा है, किस फ्रीक्वेंसी पे, और उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये तो सब चैनल आ गया, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चैनल का क्या इफेक्ट है, जो कि ओवरऑल चैनल का उतना सा पोर्शन वो फ्लैट है, और उसका एक मैग्नीट्यूड है और एक फेज है। तो अब रिसीव्ड सिग्नल के अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी, किस फ्रीक्वेंसी पे भेजा, किस फ्रीक्वेंसी का सब कैरियर था, क्या चीज भेजी, केएथ कैम सिंबल, और उस फ्रीक्वेंसी पे चैनल का जो इफेक्ट है वो आ जाएगा। अब देखो, अब पिछली एग्जांपल में हमने एक कैम की सिंबल उठाई थी, उस कैम की सिंबल को
सिक्स सब चैनल पे भेजा था और 6 सब चैनल के अगेंस्ट जो चैनल का रिस्पॉन्स है वो ये है। अब इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ये 6 चैनल की फ्रिक्वेंसी गिवन है, ऑसिलेशन पॉइंट गिवन है, और इस F6 पे C6 भी अब गिवन है। अब देखो, अब C6, अब ट्रांसमिट मैंने ये किया और चैनल ने क्या किया, चैनल ने 1/2 उसका एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया, ये 6 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग कर दिया, और इतना फेज π/2 का फेज ऐड कर दिया, और π/2 का फेज जो है वो -1 से उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चैनल के, ये रिसीव हुआ सिग्नल, ये चैनल की इनपुट पे था, ये चैनल की आउटपुट पे था। अब इसको डीमॉड्यूलेट करना होगा, तो डीमॉड्यूलेट करने के लिए उस तरह दो कोरिलेटर, हर आर्म में 2 कोरिलेटर लगाएंगे, और kth कोरिलेटर जो है वो कॉज फंक्शन होगा, और kth फ्रीक्वेंसी पे एक आई फेज बेसिस फंक्शन होगा, और kth फ्रीक्वेंसी पे एक क्यू बेसिस फंक्शन होगा। तो 2 बेसिस फंक्शन होंगे, तो हर kth सब चैनल, तो टोटल k सब चैनल्स हैं, तो 2k कोरिलेटर्स हो जाएंगे। और कोरिलेटर की आउटपुट को जब आप सैंपल करेंगे तो आपके पास जो हर kth कोरिलेटर की, हर kth सब चैनल के अगेंस्ट 2 पॉइंट्स आएंगे। एक पे जो कॉन्स्टलेशन kth कॉन्स्टलेशन का C कंपोनेंट और S कंपोनेंट, और चैनल का इफेक्ट, और उसके अंदर नॉइज। तो और अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास दिस और x के, इन दोनों को मिला के आपने कॉम्प्लेक्स बना लिया, और इन दोनों रियल और j इसको बना के ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो ये आपके पास आ जाएगी कोरिलेटर की आउटपुट। और जब आपको ये रिसीव हुई, एज्यूमिंग कि आपको चैनल का पता था, आप इसको रिसीव्ड को सी के पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई सी के, डिवाइड बाई सी के, डिवाइड बाई सी के, तो ये सी के से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वाई डैश बचेगा, इसको वाई डैश कहेंगे, वो वाई के ओवर सी के बचेगा, सी के, तो जो कि होगा एक्स के प्लस, इसको कहेंगे एन के डैश, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बाकी एक्स के बचा। तो आपके पास जो रिसीव चीज बची, नोइंग अगेन, एज्यूमिंग कि सी के नोन था, चैनल का गेन नोन था। अगर आपको चैनल का गेन नोन था, तो आपके पास जो रिसीव चीज आई है, व्हाट एवर यू ट्रांसमिटेड, ये केएथ कैम सिंबल थी, व्हाट एवर यू ट्रांसमिटेड प्लस नॉइज, इसको कहते हैं नॉर्मलाइज वेरिएबल। तो ये नॉर्मलाइज वेरिएबल डिटेक्टर को फीड होगा, और वो कोरिलेशन फाइंड करेगा हर पॉसिबल पॉइंट के साथ, और जो क्लोजेस्ट होगा वो उसको डिसाइड कर लेगा। तो अब ये जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एफडीएम मॉड्यूलेटर, डीएफ मॉड्यूलेटर की, ये हम चूंकि अभी हमने देखा कि वो आईडीएफटी था, तो इसको हम, और डीएफटी के जो एफिशिएंट एल्गोरिदम है एफएफटी, उससे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर चैनल में कोई फेड आ गया, डीप फेड आ गया, तो अगर वो डीप फेड आया तो सिंगल कैरियर में वो पूरा कैरियर इफेक्ट होगा, और मल्टी कैरियर में सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टी कैरियर इफेक्ट होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि जहां पे रिसीव्ड सिग्नल की एसएनआर लो हो, एसएनआर लो, उन सब कैरियर्स पे हम लो कॉन्सलेशन, फॉर एग्जांपल 4 कैम, और जहां पे एसएनआर बहुत स्ट्रांग हो वहां पे हाई, यानी अगर कहीं पे कैरियर स्ट्रांग है तो वहां पे एक सिंबल पे ज्यादा बिट्स भेजेंगे, और जहां पे कैरियर वीक है, उन पॉइंट्स पे जहां पे चैनल वीक है, उन कॉरेस्पॉन्डिंग कैरियर्स पे लोअर नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल भेजेंगे, ताकि अगर चैनल वीक होने की वजह से नॉइज, वो सिंबल करप्ट हो जाए, गलत डिसीजन हो, तो कम बिट्स एरर में जाएं। तो चैप्टर 8 में हमने देखा था कि अगर आपने
फिक्स्ड SNR फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻5 पे फिक्स SNR के केस में अगर आप नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते जाते हैं 2 बिट्स से और ये 6 बिट्स तक जाएं तो आपको SNR की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इसका अगर SNR हाई है तो सेम आप बिट एरर रेट अचीव कर सकते हैं विद 6 बिट्स पर सिंबल, और अगर SNR लो है तो आपको सेम एरर प्रोबेबिलिटी आपको सिंपल 2 बिट्स पर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर SNR स्ट्रॉन्ग हो, SNR इज स्ट्रॉन्ग, SNR स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू नॉइज, तो नॉइज वीकर है, तो नॉइज वीक है तो आप ज्यादा एक सिंबल पे ज्यादा बिट्स भेज सकते हैं। तो इस तरह OFDM जो सिस्टम है वो अडेप्टिवली काम करता है। जिन पॉइंट्स पे चैनल वीक है, जिन मल्टी कैरियर्स पे, तो उन कैरियर्स पे वो लोअर नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल भेजेगा, और जहाँ पे चैनल स्ट्रॉन्ग है वहां पे हाई नंबर ऑफ बिट्स। अच्छा, अब जो सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन है ये है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास बिट स्ट्रीम आ रही है तो हम उन बिट्स को सब डिवाइड कर देते हैं इनटू BF बिट्स, और BF बिट्स जो हैं इन ईच फ्रेम आर फर्दर पार्स और फर्दर सब डिवाइडेड इनटू K ग्रुप्स। तो BI और इस तरह के कितने ग्रुप्स हैं, टोटल K ग्रुप्स हैं, तो इन सारे BIs को ऐड करें तो BF ये टोटल बिट्स बनती हैं। तो सीरियल टू पैरेलल है वो इसको BF बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ith जो ग्रुप है वो BI उसमें इसको अच्छा, अब आपने अभी हमने देखा है कि ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है, और आपने जो IDFT मॉड्यूलेटर है, MCM मॉड्यूलेटर जो है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेटर, वो इनवर्स DFT है, और डी मॉड्यूलेटर साइड पे DFT है। और एक अब मैं अभी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, साइक्लिक प्रीफिक्स। यहाँ पे साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करते हैं, और उसके बाद D to A कन्वर्टर है। अब रिसीवर साइड पे ये सारे ऑपरेशन रिवर्स ऑर्डर में होंगे। D to A, सबसे पहले A to D, यहाँ पे ऐड किया था साइक्लिक प्रीफिक्स को, यहाँ पे उसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे IFFT लिया था, यहाँ पे DFT लेंगे, और वो फिर डिसीजन होंगे, और उन डिसीजंस को वापस पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इस तरफ जा रहे हैं, और रिसीवर पे ऑपरेशन इस तरह, वो सारे ऑपरेशंस 1 by 1 रिवर्स ऑर्डर में अंडू कर देंगे। अच्छा, ये भी हमने देखा कि मल्टी कैरियर मॉड्यूलेटर दैट इज जनरेटिंग एस K इंडिपेंडेंट कैम सब चैनल्स, और हर जो रेट है फॉर ईच सब चैनल इज 1/T, and the signal in each has a distinct, हर सब चैनल पर डिस्टिंक्ट उसको करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल पॉइंट्स फॉर ith सब चैनल इज, ith सब चैनल पे BI बिट्स थी, तो 2⁻⁴ BI MI सिंबल्स होंगी, तो BI बिट्स थी, और इन सारी BI बिट्स को ऐड करें तो वो BF बिट्स बन जाती हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिंबल्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिंबल्स, ये XK, और यहां से मुझे नजर आ रहा है कि XK का अगर इनवर्स IDFT लूं तो मेरे पास टाइम डोमेन का सिग्नल आ जाता है। तो अच्छा, अब अगर हम रिकॉल करें DFT की प्रॉपर्टीज को, तो x ऑफ n, और उसका अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है कि अगर ये टाइम डोमेन का सिग्नल रियल हो, तो अगर ये सिग्नल रियल है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हर्मिशियन सिमेट्री होगी। और हर्मिशियन सिमेट्री हमने DFT में देखा था कि हर्मिशियन सिमेट्री का मतलब है कि kth वैल्यू
कैपिटल एस की फोरियर डीएफटी की केथ वैल्यू और n माइनस केथ वैल्यू ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट होनी चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब हमने चूंकि टोटल के नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स ट्रांसमिट करनी है, के सब चैनल्स है मेरे पास, कैपिटल के सब चैनल्स हैं, तो के एक्स 0 से लेके एक्स के -1 तक। तो अब इस हर्मिशियन सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए मैं के को 2k में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं उन सिंबल्स को रेप्लिकेट करूंगा इस तरह कि 2k सिंबल्स का जो ग्रुप बने वो हर्मिशियन सिमेट्री को फॉलो करे। अच्छा, अब देखें, मेरे पास x0 थी, x1 थी, x2 अंटिल x सब के, ये सिंबल्स थी जो डिफरेंट कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स थे। पहले कॉन्स्टलेशन पॉइंट को मैंने कहाँ पे भेजा, 0 सब कैरियर पे, अगले सब कैरियर पे x2 x3, तो के सब कैरियर पे मैंने इनको भेज दिया। तो अब अब आप देखें यहाँ से ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स हैं, ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट और ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट, ये दो कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स जो हैं ये तो आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट नहीं है, ये दो भी एक दूसरे कॉन्जुगेट नहीं है। तो अब ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 16 है, तो ये 16 आगे, अब इन 16 से 32 बनाऊंगा। अच्छा, वो 32 कैसे बनाऊंगा, ये जो आखिरी था एक्स के -1, तो अब इसके बाद ये मेरे पास ओरिजिनल के थे, अब नए के मैंने आगे खुद अपने पास से पेंड करने हैं। अच्छा, अब वो मैं कैसे पेंड करूंगा टू मेंटेन कि जी मेरे पास के एथ और n माइनस के एथ ये कॉन्जुगेट हो। तो अब मैं जो सेंटर में, अब जो फर्स्ट आएगा यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनी वैल्यू, मैं स्टैटिक लगा रहा हूँ, कोई भी वैल्यू आ सकती है। हाँ, उसके बाद ये जो नंबर है इट मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे आएगा। और ये जो नंबर है ये मैंने लगाना है, ये इससे प्रीवियस जो उसका कॉन्जुगेट आएगा। और इसी तरह यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू आएगी वो इस पहले वाले का कॉन्जुगेट आएगा। आपको अब डीएफटी अगर याद हो तो इस पहली वैल्यू को छोड़ के अगले को फ्लिप करें तो वो उसका सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर सेंटर पॉइंट है, अब चूंकि सेंटर पॉइंट आना है, चूंकि 2k मैंने किया, 2k इवन है, तो इवन को 2 पे डिवाइड करूंगा तो kth वैल्यू पे सैंपल तो आना है। तो अब इसको छोड़ दें, ये दो कॉन्जुगेट होने चाहिए, ये दो कॉन्जुगेट होने चाहिए, ये दो कॉन्जुगेट होने चाहिए। तो ये वैल्यू, ये दो मेरे पास बचेंगी जहाँ पे कोई भी नंबर आ सकते हैं, इन दो के अलावा कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। तो ये जो दो नंबर्स हैं ये हम आमतौर पे जो ओरिजिनल, ये जो x0 था इसका रियल पार्ट यहाँ प्लेस कर देते हैं और इसी का इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एक ये है, दूसरा ये है कि तो मुझे पता है कि ये डीसी वैल्यू है, तो डीसी कंपोनेंट जीरो करने के लिए मैं इस वैल्यू को कई दफा हम जीरो कर देते हैं और इसको भी जीरो रख देते हैं। इसको कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम इसको जीरो कर देते हैं और इसको भी जीरो कर देते हैं। तो जब ये वाली हम प्लेसमेंट करते हैं, अब जो नई सिंबल्स बनेंगी, एक्स के थी मेरी ओरिजिनल के सिंबल्स, और जब मैंने 2k सिंबल्स कर दिया तो उसको एक्स के डैश कहेंगे। इस एक्स के डैश का जब मैं IDFT लूंगा तो XN मेरे पास आ जाएगा। तो XN इज द टाइम डोमेन सिग्नल ऑफ एक्स के डैश। एक्स के डैश का मैंने IDFT लिया, तो और उसको मैं इस फॉर्म में भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। इसमें से मैं जो स्मॉल k इज इक्वल टू 0 वाला कंपोनेंट है उसको बाहर निकाल लूंगा और k इज इक्वल टू 1 से k -1 तक। तो अब ये वाले इसमें n-1 है, n इज इक्वल टू 2k है, 2k, ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया यहाँ पे, और ये दो कुछ भी हो सकते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं, तो ये दोनों मिलके एक कॉज बना लेंगे, ये दोनों मिलके एक कॉज बना लेंगे। तो नंबर ऑफ कॉज नंबर ऑफ एक्सपोनेंट से हाफ रह जाएगा। तो ये n2k था, इसमें 2k टर्म्स थी और इस समेशन में सिर्फ k टर्म्स रह जाएंगी। एनीवे द पॉइंट इज xn is simply the IDFT of xk dash। xk ओरिजिनल मेरे पास ऑसिलेशन पॉइंट्स थे, और ऑर्थोगोनैलिटी मेन करने के लिए जब मैंने डबल किए तो नई उस सीक्वेंस को xk के अंदर k पॉइंट्स थे, xk डैश के अंदर 2k पॉइंट्स। इन 2k पॉइंट्स xk का 2k पॉइंट IDFT और 2k इज इक्वल टू n है, n पॉइंट DFT मैंने ले लिया। तो x के डैश का n पॉइंट DFT वो स्मॉल xn आ जाएगा।
और जब उसको D2A कन्वर्टर से पास करेंगे, D2A कन्वर्टर से पास करेंगे तो वो आपके पास ये वाला xt, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस सिग्नल को, तो ये आपके पास xt कंटिन्यूस टाइम में आ जाएगा। तो अब कंटिन्यूस टाइम के अंदर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस टाइम का जो OFDM सिंबल है दैट इज सम ऑफ साइनोसाइड्स। हर साइनोसाइड 0 से t तक है, 0 से t तक है, और k इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का 1/t फ्रिक्वेंसी का साइनोसाइड है, उसका कोई थीटा है, और एक्स के। अब ये दो क्या चीजें हैं, जो आपने को कॉन्स्टलेशन पॉइंट उठाया था, कॉन्स्टलेशन पॉइंट उठाया था, उस कॉन्स्टलेशन पॉइंट का रेडियस वो यहाँ पे आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका एंगल यहाँ पे आ गया, और kth फ्रिक्वेंसी की तो यहाँ पे कोई सिग्नल आ जाएगा, इस थीटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और फेज भी उसकी हाइट मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद आप के को 1 2 पुट करेंगे तो सेकंड हार्मोनिक आ जाएगा, सेकंड सब चैनल। तो थीटा वो उस पे कोई और कॉन्स्टलेशन पॉइंट था थीटा 2 और x(k2) मैग्नीट्यूड, तो कोई नया साइन ऐड हो जाएगा। तो इन सारे साइनोसाइड्स का जो के जो के जो के मॉड्यूलेट फेज मॉड्यूलेटेड भी है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड भी है, इन सब का एडिड वर्जन ये टाइम डोमेन में OFDM का सिग्नल है। तो टाइम डोमेन में जो OFDM का सिग्नल है उसमें के जितने सब चैनल थे उतने साइनोसाइड्स ओवरलैप होके तो ऐड हो रहे हैं। लेकिन ब्यूटी क्या है कि बिकॉज ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी के फ्रिक्वेंसी सेपरेशन जो है 1/t का इंटीजर मल्टीपल है, k/t, k की वैल्यू चेंज हो रही है। इस ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से डिस्पाइट बीइंग ओवरलैप उन सब को सेपरेट कर लेंगे हम। तो दिस इज व्हाट द टाइम डोमेन सिग्नल, OFDM signal in time domain is. So 1136 is OFDM signal in time domain. अब देखो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें m इज इक्वल टू 16 कैम कॉन्स्टलेशन से हम पॉइंट्स उठाएंगे, और ये इस कॉन्स्टलेशन से पॉइंट उठाएंगे, और वो कह रहा है कि जी सिलेक्ट सूडो रैंडमली 4 सिंबल्स, 4 सिंबल्स उठाओ, मर्जी से उठाओ, उन 16 में से कोई से 4 सिंबल उठा लो, और जो टाइम सिंबल ड्यूरेशन है वो 100 सेकंड है, और आपने टाइम डोमेन का सिग्नल जनरेट करना है x(t) को प्लॉट करना है, फिर उसका IDFT कंप्यूट करना है, उसकी IDFT जो वैल्यूज हैं xn वो कंप्यूट करनी है, और 1135 से xn जो कि x(t) के सैंपल्स हैं, x(t) कंटिन्यूस टाइम का सिग्नल जो आपने यहाँ पे जनरेट किया, और उसके बाद आपने इसको इसको इसका सैंपल्ड वर्जन जो है x(t) का, इसका सैंपल्ड वर्जन आप इसको t को nt पे सैंपल कर लेंगे तो nt आ जाएगा, और उसके बाद आपका t था 100, और n आपके पास था, n की वैल्यू थी 2k, t/2k, तो 100/, तो आप इसको ये जो t/n इसने निकाला है, t/n इसने, अच्छा xn उसने बता दिया है, n स्मॉल n की वैल्यू 0 से 9 लेनी है, स्मॉल l की वैल्यू 0 से 9 लेनी है, तो 10 वैल्यूज आपने करनी है, 10 वैल्यूज
तो 2k की वैल्यू उसने आपको 10 बता दी है। हाँ, इसमें ये पॉइंट है, 2k की वैल्यू उसने 10 बता दी है। तो अब बताता हूँ आपको, ये 4 वैल्यूज आप लेंगे, x1, x2, x3, x4। अब सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, हर्मिशियन सिमेट्री, एक 0 यहाँ पे लगा दें, एक 0 यहाँ पे लगा दें, और उसके बाद यहाँ पे जो सिंबल आएगा इसका x4 का कॉन्जुगेट, आगे x3 का कॉन्जुगेट, आगे x2 का कॉन्जुगेट, और आगे x1 का कॉन्जुगेट। तो ओरिजिनल सिंबल तो 4 ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए DFT जो हमने वो 10 पॉइंट IDFT लेंगे। तो दिस व्हाट, इसलिए उसने उसको 10 रखा हुआ है। तो n जो है, n वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 2k 8 बनता है, लेकिन यहाँ पे उसने n को 10 लिया है। ये दो एडिशनल सिंबल्स दरमियान में हमें लगाने पड़ेंगे। तो ओके, अब देखो इसको कैसे करना है। k की वैल्यू अब n 10 है, तो k की वैल्यू n/2 5 हो जाएगी, और n 10 हो जाएगा, और आपने 10 पॉइंट DFT कंप्यूट कर लेना है अपनी सूडो रैंडमली सिलेक्टेड सिंबल्स का। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैंने इन 16 में से ये उठाई, ये उठाई, ये उठाई, ये 4 सिंबल्स उठा ली। -5, माई x डायरेक्शन में -5, और ये वाली सिंबल यहाँ ये आ गई, और +1.5 और +j ये वाली सिंबल आ गई, और -1.5 और -j ये वाली सिंबल आ गई, और प्लस, और ये 4 सिंबल्स उठा आ गई। ये 4 सिंबल्स मैंने सूडो रैंडमली उठा ली, ये उसने कहा था x1 2 3 4। अब देखो x6 जो है वो x4 का कॉन्जुगेट है, x7 x3 का कॉन्जुगेट है, x8 इसका कॉन्जुगेट है। अब अब इस सिमेट्री की वजह से जब मैं इस सिग्नल का IDFT लूंगा तो x ऑफ n रियल आएगा। इस सिग्नल को रियल लेने की वजह से के लिए मैंने इन 4 को 10 में कन्वर्ट किया। तो अब जो x ऑफ n की वैल्यूज आएंगी वो देखो रियल आएंगी वो सारी। तो ये x ऑफ n की वैल्यूज आ गई, और x ऑफ t मैंने प्लॉट करना है। x ऑफ t 1136 से प्लॉट करूंगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, k की वैल्यू मुझे पता है k 5 है, और x k और थीटा k मुझे चाहिए 1 से 4 तक, 1 से 4 तक चाहिए, क्योंकि 1 से 4 तक ही तो मेरे पास सिंबल्स है। 0, ये तो DC फ्रिक्वेंसी मैंने खुद 0 कर दी, और सैंपल वाला भी मैंने खुद 0 कर दिया। तो ये 4 कांस्टेलेशन पॉइंट्स मेरे पास हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी है और इनका फेज भी है। तो इन 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी है मेरे पास, और फेज भी है, और 1/t भी मुझे गिवन है, t 100, तो 1/t भी मुझे गिवन है, और k की वैल्यू मैं वेरी कर लूंगा, स्मॉल k की वैल्यू 1 से 4 तक, और t मैं वेरी कर लूंगा 0 से t तक, क्योंकि सिंबल की ड्यूरेशन t है। तो सिंपल मैं मुझे क्या चाहिए, कॉन्स्टेलेशन पॉइंट्स चाहिए 4, उसकी एब्सोल्यूट और थीटा चाहिए, और 1/t चाहिए। 1/t भी मेरे पास है t से, तो मैं सिंपल सिग्नल को प्लॉट कर लूंगा। तो ये प्लॉट होकर मेरे पास x ऑफ t ये आ जाएगा, ये x ऑफ t है। और दूसरी चीज उसने कही थी कि आपने प्लॉट करना है xn प्लॉट करना है, और xn है x ऑफ nt ओवर n। तो x ऑफ n और t गिवन है 100, और n गिवन है 10, 10/10 10, तो x ऑफ 10n मैंने असल में प्लॉट करना है। तो वो x ऑफ n जो है वो सिंपली जो मेरी एक्सटेंडेड सिंबल्स थी, एक्सटेंडेड सिंबल x डैश, उसका सिंपल IFFT है। तो उसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो मैं देखूंगा कि वो बिल्कुल उसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का सैंपल्ड वर्जन है xn, ये xn, ये जो रेड बबल्स है। तो ये जो x ऑफ t है, ये जो x ऑफ t है, ये k कोसाइन सिग्नल्स को ऐड किया मैंने, ये वाला 1136, ये के नंबर ऑफ सब कैरियर्स, सब चैनल्स पे जो सिग्नल है उनको ऐड किया, तो फिर मेरे पास एक OFDM सिंबल बनी। ये टाइम डोमेन में एक OFDM सिंबल है, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने के सब कैरियर्स
5 सब कैरियर्स यूज किए हैं। ओके, अब जो रिसीव्ड सिग्नल है, जो आपने ट्रांसमिट किया सिग्नल, वो चैनल में से गुजरेगा, चैनल के इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ। ये ऑफडीएम सिंबल है। चैनल के इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वॉल्व होगा और उसके अंदर नॉइज ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब बैंडविड्थ जो थी सब हर चैनल की, वो इट्स वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, चूंकि वो बैंडविड्थ कैसे आई थी, वो ओवर W जो सिंगल कैरियर की थी उसको K हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, तो फिर डेल्टा एफ आई। तो अगर K इज वेरी लार्ज तो डेल्टा एफ इज वेरी स्मॉल। और चूंकि डेल्टा एफ और T जो है, T1 ओवर डेल्टा एफ है, तो डेल्टा एफ जैस जितना छोटा होता चला जाएगा, T उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो अब सिंबल की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी डेल्टा एफ को बढ़ाने से, एज कंपेयर टू चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि चैनल का इंपल्स रिस्पॉन्स वो m+1 सिग्नल सैंपल्स है, वेयर m इज वेरी मच लेस देन n। अगर n से n इज इक्वल टू 2k, आपने याद रखना, अभी मैंने आपको बताया था k नंबर ऑफ सब कैरियर्स हैं। परमिशन सिमेट्री मेंटेन करने के लिए मैं k को 2 से मल्टीप्लाई करके n कर लेता हूं। तो अब टोटल n सैंपल्स x ऑफ n के होते हैं, n 2। अब टोटल जो सैंपल्स यहाँ देखें, k 5 था, लेकिन x ऑफ n के जो सैंपल्स है वो 10 थे। n इज इक्वल टू 2k सैंपल्स थे मेरे पास। तो अब n सैंपल्स हैं x ऑफ n के, और जो चैनल का इंपल्स रिस्पांस हमने अज्यूम किया है कि वो m+1 सैंपल्स है, वेयर m इज वेरी मच लेस देन n। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये सिंबल की ड्यूरेशन है जिसमें n सैंपल्स हैं, और ये चैनल की ड्यूरेशन है जिसमें m+1। तो जब इसको कन्वॉल्व करेंगे तो जो आउटपुट आएगी इन दोनों का, उसमें सैंपल्स होंगे n+m+1 - 1, दोनों को ऐड करके -1, तो n+m होंगे। इसका मतलब है कि ये सिंबल जिसको n पे खत्म हो जाने थे, n सैंपल्स पे, हाँ उसमें m ऐड होंगे, m सैंपल्स। तो ये m सैंपल्स अगली यूनिट के साथ, अगली सिंपल के साथ वो ओवरलैप करेगा, या ISI होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब क्या करता हूँ कि मैं इन m सैंपल्स ओवरलैप ना करें, मैं गार्ड इंटरवल एक इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसमें सैंपल्स होंगे mt/n। उसकी ड्यूरेशन होगी m, वेयर m+1 इज द ड्यूरेशन ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स, m और t टोटल ड्यूरेशन, और n वेयर n इज इक्वल टू 2k। तो इतनी ड्यूरेशन का मैं गार्ड इंटरवल इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। गार्ड टाइम का मतलब है कि इतना टाइम में, इतने टाइम में मैं कोई सिंबल नहीं भेजूंगा। मैं पहले एक OFDM सिंबल मैंने भेजी, एक OFDM सिंबल भेजी, ये टाइम एक्सिस एन एक्सिस, OFDM सिंबल 1, और फिर गार्ड बैंड मैं स्टॉप कर दूंगा, फिर अगली सिंबल भेजूंगा, फिर गार्ड बैंड, गार्ड बैंड, फिर गार्ड बैंड, फिर तीसरी OFDM सिंबल। और उस गार्ड बैंड की ड्यूरेशन इतनी होगी। गार्ड बैंड डिपेंड करेगा 3 चीजों पे, इंपल्स रिस्पॉन्स पे, सिंबल ड्यूरेशन पे, और नंबर ऑफ सैंपल्स पे। एक OFDM के अंदर कितने सैंपल्स हैं, तो इन चीजों पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब साइक्लिक प्रीफिक्स क्या है, इज वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। साइक्लिक प्रीफिक्स ये है कि जितनी सिंबल्स आपका चैनल, ये n सैंपल्स हैं सिंबल के, और m+1 सैंपल्स हैं चैनल के, और जो कन्वॉल्व होके तो ये n+m चैनल्स आ जाएंगे। तो m एडिशनल चैनल्स आ m सैंपल्स आ रहे हैं, स्मॉल m सैंपल्स। तो वो जो स्मॉल m सैंपल्स हैं, अब इस OFDM सिंबल के आखिरी m सैंपल्स वो मैं उठा के तो इधर शुरू में प्लेस कर दूंगा। इसको कहते हैं प्रीफिक्स।
प्री का मतलब पहले सिंबल के शुरू में फिक्स करूंगा उसी सिंबल के लास्ट m सैंपल्स। अच्छा, अब मुझे बताओ, और इस सिंबल के सैंपल्स कौन कौन से थे? x नॉट, और आखिरी सैंपल था xn-1, टोटल n सैंपल्स थे। और इससे पहले वाला हो जाएगा xn-2, इससे पहले वाला हो जाएगा xn-3। तो मैं n-1 ये वाला उठाऊंगा, और n ये ओरिजिनल सिंबल है, और cp यहां से आखिरी m सैंपल्स उठाऊंगा, वो यहाँ प्लेस कर दूंगा। तो अब जो xn का जो पहले पहले xn जो मेरी विदाउट cp सिंबल थी, उसका इंडेक्स 0 से n-1 तक था। अब चूंकि शुरू में मैंने m सैंपल्स और लगा दिए, तो अब वो -m से n तक। अब OFDM सिंबल विद cp जो आएगी, उसका इंडेक्स -m से n-1 तक आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, OFDM सिंबल जो पहले थी उसका इंडेक्स था 0 से n-1 तक। अब इसके आखिरी n सैंपल्स मैंने उठा के इधर प्लेस कर दिए, आखिरी m स्मॉल m, तो ये -m से n-1 तक हो जाएगा इसका इंडेक्स। तो इसको कहते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स। ओरिजिनल OFDM सिंबल के लास्ट m सैंपल, स्मॉल m सैंपल्स, वो उठा के शुरू में फिक्स कर देते हैं। वेयर m क्या है? m+1 इज द ड्यूरेशन ऑफ चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स। अब ये देखो, ये दो FDM सिंबल्स थी, तो अब चूंकि चैनल की वजह से वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगी, तो ये आपस में ये उसके साथ इंटरफेयर करेगी। तो एक एक सोल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पे गार्ड बैंड खाली छोड़ दूं, और दूसरा सोल्यूशन ये है कि ये जो इस सिंबल 2 का आखिरी है, इसको उठा के तो यहाँ एज ए प्रीफिक्स प्लेस कर दूं। इसी तरह इस ब्लू वाली सिंबल का आखिरी उठा के यहाँ पे प्रीफिक्स प्लेस कर दूं। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिकली है, तो कहते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स। तो साइक्लिक मैनर में मैंने उठा के शुरू में, लास्ट को उठा के शुरू में प्लेस कर दिया, तो कहते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स। अब देखो, ये साइक्लिक प्रीफिक्स की एग्जांपल है। सपोज दैट द चैनल इंपल्स रिस्पांस CT स्पैन्स, अब CT का जो चैनल की ड्यूरेशन है वो 0 से 12 सेकंड है, और ये पीछे वाली सिंबल है टी की ड्यूरेशन 100 सेकंड है, सिंबल की ड्यूरेशन 100 सेकंड है, और चैनल की ड्यूरेशन 15 सेकंड है। तो सिंबल इज मच लार्जर देन द चैनल। तो अब मैंने m की वैल्यू चूज करनी है। अभी हमने देखा था कि जो गार्ड बैंड है, गार्ड बैंड कितना होता है? गार्ड बैंड होता है mt/n। गार्ड बैंड है मेरे पास mt/n, mt/n। तो अगर मैं m को 1 रखूं, तो 1 × 100/n, n वहां पे 10 था, तो मेरे पास आंसर आएगा 10 सेकंड। तो लेकिन जो चैनल है वो तो 15 सेकंड का, इसका मतलब है m = 1 इज नॉट सफिशिएंट। अब मैं m को 2 पुट कर दूंगा। m को अगर मैं 2 पुट करूं, तो 200/10 ये 20 सेकंड आ जाएगा। तो 20 सेकंड इज सफिशिएंट गार्ड अगेंस्ट 15 सेकंड चैनल। तो 15, अब मैं तो m को 2 चूज कर लूंगा। m को जब मैं 2 चूज करूंगा, तो m को 2 चूज करूंगा तो m को 2 चूज करूंगा तो मेरे पास जो m को 2 चूज करने से अब मेरे ओरिजिनल, अगर आपको याद हो पिछले एग्जांपल में, तो 10 xn में 10 पॉइंट्स हैं। xn के जो अब m2 चूज किया ना, तो आखिरी दो जो पॉइंट्स हैं, इनको उठा के शुरू में प्लेस कर दूंगा। तो अब ये विदाउट cp 10 सैंपल्स थे, और विद cp ये 12 सैंपल्स हो जाएंगे। अब देखो, अब जो ये x0 से x9 तक ये विदाउट OFDM सिंबल विदाउट cp थी, तो ये आखिरी दो m = 2 चूज किया ना, तो इसको उठा के तो यहाँ पे ले आऊंगा। तो अब ये पूरी OFDM सिंबल विद साइक्लिक प्रीफिक्स हो गई है। तो अगर चैनल जो है kth फ्रीक्वेंसी का चैनल, तो cn चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स है,
तो उसका इनवर्स उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो के डैश जो हर्मिशन सिमेट्री के साथ सिंबल्स थी वो चैनल में से गुजरेंगी, नॉइज ऐड होगा, तो एक्स के डैश मेरे पास आ जाएगा। तो एक्स के डैश जो है वो असल में यहाँ पे ये वाला सिग्नल है, ओ डीएफटी की जो आउटपुट है, ये डिटेक्टर को फीड हो जाएगा और उस पे वो डिसीजन ले लेगा। तो अब हर जो के एच चैनल पे जो के चैनल की जो एसएनआर है, के चैनल की एसएनआर का जो फॉर्मूला है वो टी इज द सिंबल ड्यूरेशन, पी के जो है वो पावर एलोकेटेड टू द के एच चैनल है, सी के मैंने अभी आपको बताया चैनल का रिस्पांस है, तो सी के मैग्नीट्यूड स्केयर जो है वो स्केयर्ड मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ चैनल है, और सिग्मा एन के जो है ये नॉइस की वेरिएंस है, के एथ चैनल पे नॉइस की वेरिएंस। तो उसके बाद स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब टाइम डोमेन में ये है कि 0 से टी तक आपके जो कोसाइंस हैं उनके कंप्लीट नंबर ऑफ साइकिल्स हों, इंटीजर नंबर, ये नहीं कि 5 पूरे साइकिल हों, ये नहीं कि 5.1 साइकिल्स हैं। तो ये इस इक्वेशन का ये मतलब था जो शुरू में ऑर्थोगोनैलिटी की मैंने बताई थी कि 1/t का मल्टीपल है, अगर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन 1/t का इंटीजर मल्टीपल है तो उसका मतलब ये बनता है कि 0 to t सेकंड्स के अंदर 0 to t सेकंड के अंदर उनके इंटीजर नंबर ऑफ मल्टीपल्स हों। ऑर्थोगोनैलिटी का टाइम डोमेन ये मतलब है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑर्थोगोनैलिटी का ये मतलब है कि जो हर सब कैरियर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसके ये एफ के पे इसकी पीक आए, और फिर अगले एफ के 1 पे उस सब कैरियर की पीक आए, एंड सो ऑन। ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन रहेगी। अगर ऑर्थोगोनैलिटी टाइम डोमेन में है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो टाइम डोमेन में होगी, लेकिन टाइम डोमेन ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है कंप्लीट नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन टी, विद इन सिंबल ड्यूरेशन, और वहां पे मतलब है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो एफ के पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो के एथ और जे एथ ये दोनों आपस में टाइम डोमेन में डिस्पाइट बीइंग ओवरलैपिंग इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 ऑर्थोगोनल हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब इनको के एथ ये हमने देखा था कि दैट इज रियल, तो जब इसका पोलर फॉर्म में लिखा और ये पोलर फॉर्म है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो ये कॉस है, कॉस की एक पल्स आएगी एफ के पे, लेकिन चूंकि ये टाइम लिमिटेड है तो ये एक रेक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, रेक्ट का फंक्शन सिंक है, तो ये सिंक इससे कन्वॉल्व होगी तो ये सिंक आ जाएगी। अब उसके बाद एक अगली सिंक आएगी, एक अगली सिंक आएगी, एक अगली सिंक आएगी, ये सारी एफ के, तो आपका स्पेक्ट्रम ये आएगा। ये सेंटर था, और फिर अगला ये सेंटर था, फिर अगला ये सेंटर था, फिर अगला ये सेंटर था। तो अब आप देखें, अब ये जो पहला कैरियर है ये उसका है, अब पहले कैरियर के अंदर इससे नेक्स्ट वाला वो भी इंटरफियर कर रहा है, और जो उससे नेक्स्ट वाला है वो भी इंटरफियर कर रहा है, और उससे नेक्स्ट वाला वो भी इंटरफियर कर रहा है, और इंटरफियर बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट साइड लोब जो है, फर्स्ट साइड लोब इज जस्ट 13 dB बिलो, तो 13 dB बिलो है, तो इसकी बहुत ज्यादा उसके साथ अगर थोड़ी सी भी मिसअलाइनमेंट होगी तो बहुत ज्यादा आएगी ओवरलैपिंग। तो इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए हम फिल्टर्ड मल्टीटोन एफटीएम यूज करते हैं, और इसी इसी का फ्लेवर है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें देखें कि जो फर्स्ट साइड लोब है वो 70 dB पे चला गया, ऑलमोस्ट 65 dB पे। तो लेकिन लेकिन प्राइस कितनी पे करनी पड़ रही है, प्राइस अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ये डिस्टेंस था 0.0
0.15 तकरीबन। तो और ये जो है प्राइस इस टर्म में यहाँ पे जो है इंक्रीज्ड बैंडविड्थ है, लेकिन आपको अटेनुएशन बहुत अच्छी मिल रही है 70 dB एट द प्राइस ऑफ डिक्रीज्ड बैंडविड्थ एफिशिएंसी। तो एफएमटी असल में ओएफडीएम का ही एक वेरिएंट है। अच्छा, इसमें लास्ट जो चीज है वो पीक टू एवरेज पावर रेशो। अच्छा, ये सिग्नल हमने देखा था कि OFDM सिग्नल इन टाइम दैट इज सम ऑफ के नंबर ऑफ साइनोसाइड्स और जिनके डिफरेंट फेजेस हैं। अच्छा, अब कई दफा क्या होगा कि फेज आपस में कंस्ट्रक्टिवली ऐड होंगे तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कहीं किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली ऐड होंगे तो एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, देखो ये जो ब्लू सिग्नल है, कहीं पे पीक उसकी यहाँ चली गई है, कहीं पे पीक 0 है, कहीं पे पीक इतनी है। तो क्या हो रहा है कि चूंकि मुख्तलिफ साइनोसाइड्स ऐड हो रहे हैं तो कहीं पे फेज डिस्ट्रक्टिव है, कभी डिस्ट्रक्टिव है। तो अब जो पीक टू एवरेज पावर रेशो आएगी, एक एवरेज पावर होती है सिग्नल की और एक पीक पावर होती है, दोनों की रेशो निकाले तो उसको कहते हैं PAPR, पीक टू एवरेज पावर रेशो। तो वो एम्पलीट्यूड जब बहुत ज्यादा होगा तो PAPR ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो असल में जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। जब PAPR बहुत ज्यादा हो जाए तो पावर एम्पलीफायर जो है वो अपने जो लीनियर रीजन है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो हम अगर लीनियर रीजन में ऑपरेट करवाना चाहें तो हमें PAPR को कट करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो PAPR रिडक्शन जो है, बहरहाल PAPR है क्या? PAPR है कि एवरेज टू पावर, ये उसने एक सिग्नल दिया हुआ है और K32 उसने दिया है, T 1 सेकंड है, सैम्पलिंग रेट भी दिया हुआ है, और उसने कहा है कि आपने 4 PSK, जहां पे 0 एंगल है, π/2 है, 3π/2 है और 1.5 π/2 है, 0, इन चार सूडो रैंडमली आप उठाएं और 32 सब कैरियर हैं आपके पास, और 32 सब कैरी और टी इतनी है, तो आप एक सिग्नल जनरेट करें और उस सिग्नल की PAPR जनरेट करें और 20 रियलाइजेशन 20 दफा जनरेट करें, इस सिग्नल को 20 दफा जनरेट करें। तो और हर दफा पहले एवरेज पावर निकालें और पीक पावर निकालें और दोनों की रेशियो निकालें। तो एवरेज पावर आती है जो आपका XN या X सिग्नल आएगा, उसके साथ उसका स्क्वायर्ड वर्जन ले लें और सारी वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड करें, एवरेज पावर आ जाएगी। और फिर वो जो X है उसका जो पीक पावर है, पीक एम्पलीट्यूड है, उसका स्केयर लें जो मैक्सिमम, तो वो पीक आ जाएगी। इन दोनों की जो रेशियो है वो PAPR आएगी। तो उसको जब हमने प्लॉट किया फर्स्ट रियलाइजेशन में PAPR, तो अब वो हर दफा कभी PAPR 12 आ रही है, कभी PAPR 6 आ रही है। तो अब ये हमें चूंकि रैंडम लिया ना, इंफॉर्मेशन रैंडम है तो फेजेस रैंडम होंगे या फेज रैंडम होंगे, तो हमें नहीं पता कि वो उसी फिक्स 32 K इज इक्वल टू 32 सब कैरियर सब चैनल OFDM पे PAPR क्या आएगी। तो PAPR इतनी हाई भी आ सकती है, इतनी कम भी आ सकती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिटरेचर में बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है अली, मैं